सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम अध्याय 5 चैप्टर 5 एजाइल डेवलपमेंट देख रहे हैं। एजाइल का मतलब यह होता है फ्लेक्सिबल। आपने बिल्ली देखी होगी, आपने कई ऐसे जानवर देखे होंगे जो बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, जो आराम से परिवर्तन अपने आप में कर सकते हैं या कहीं से भी निकल जाते हैं। तो यहां पर एजाइल का मतलब है फ्लेक्सिबल। और दूसरी चीज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें बात आपको समझनी है, वो है चेंज। चेंज कैसा? अब आप देखिए, आप 10 साल के लड़के थे, उसके बाद आप 20 साल के नवयुवक हुए, आपकी दाढ़ी मूछ आ गई, आपको ब्लेड वगैरह लगाने पड़ी, शेव करना पड़ा, तो परिवर्तन तो आया आप में। ऐसे 30 साल के होंगे तो कोई और परिवर्तन आएगा। जिंदगी में हर जगह परिवर्तन ही परिवर्तन है। तो यहां पर क्या हुआ कि हमारे पास कुछ मॉडल थे, जैसे वाटरफॉल मॉडल था। अब वाटरफॉल मॉडल या कहेगी जो हमारे पास प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल थे, उसके SDLCs थे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। हम कहते थे पहले हम क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, बातचीत करेंगे, फिर उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग के बाद हम मॉडलिंग करेंगे, मॉडलिंग के बाद हम उसका कंस्ट्रक्शन करेंगे, कोडिंग करेंगे और फिर डिप्लॉयमेंट करेंगे, यूजर को देंगे। तो ये एक पूरी की पूरी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल चलती थी। अब इसमें तमाम तरीके की चीजें थी जो उस जमाने में बहुत अच्छी मानी गई, लेकिन अब आजकल के जमाने में क्योंकि परिवर्तन हो रहा है, बिजनेस नीड चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो केंट बेक साहब और बहुत सारे लोग, ये केवल अकेले नहीं है, इनके साथ बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, कुछ लेखक थे, कुछ सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट थे, जिसको हम एजाइल अलायंस कहते हैं। इन्होंने एक मैनिफेस्टो मतलब एक प्रारूप साइन किया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कि एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे होगा। और इसमें इन्होंने कहा कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कुछ ऐसा तरीका दें कि हम और दूसरों को मदद कर पाए। हम तो खुद करें, साथ में दूसरों को भी मदद कर पाएंगे। ये तरीका अपनाइए, आप बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बहुत जल्दी बना पाएंगे और बहुत सारी दिक्कतें जो हमारे ट्रिवियल या कहें कन्वेंशनल या जो हमारी परंपरागत तरीके के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा इन को फॉलो करेंगे। तो एजाइल में इन्होंने कहा कि जो प्रोसेस है, ये अलग अलग प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है और जितने भी उपकरण यूज किए जाते थे सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, उसकी जगह हम इंडिविजुअल और इंटरेक्शन पे बात करें। इंडिविजुअल मतलब ये है कि लोगों पे ध्यान दें, हम डेवलपर के बारे में सोचे, हम कस्टमर के बारे में सोचे। ये कोई भी आपका इंडिविजुअल हो सकता है, कस्टमर का इंटरेक्शन हो, कस्टमर डेवलपर का इंटरेक्शन हो, मैनेजर और स्टेक होल्डर का इंटरेक्शन हो। इन्होंने कहा बातचीत और लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। दूसरा इन्होंने कहा कि क्योंकि बहुत सारे पोथी पत्रा, यानी आप रिक्वायरमेंट का पेपर या किताब बनाएंगे, फिर डेवलपमेंट का बनाएंगे, अलग अलग मॉडल्स बनाएंगे, फिर उसका टेस्ट केसेस लिखेंगे, इतने सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। आप वर्किंग सॉफ्टवेयर बना दीजिए, यूजर को दीजिए, वो अपने आप आपको बताएगा क्या क्या और चाहिए उसको। कस्टमर कोलैबोरेशन इसलिए है क्योंकि जब कुछ बना के होता यह है कि यहां पर हमने यूजर से रिक्वायरमेंट ले ली, उसके बाद हम यहां पर जाके उससे इंटरेक्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे मॉडल है जब हम बीच में इंटरेक्ट करते ही नहीं, बातचीत ही नहीं करते। कस्टमर का कोलैबोरेशन या फिर जो स्टेक होल्डर है, जिनके लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर या फिर कहे वेबसाइट बना रहे हैं, ऐप बना रहे हैं, उनके साथ आपको बातचीत करना बहुत जरूरी है। दूसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो आती है वह है चेंज। अगर कोई चेंज, कोई क्योंकि कस्टमर आएगा बोलेगा मुझे ये करके दीजिए, या फिर आगे चल के बोलेगा मुझे ये दिमाग में आया ये भी कर दीजिए, तो चेंज से मत घबराइए। यही एजाइल फिलॉसफी है, यही एजाइल का मेन ध्येय है। अब एजाइल के तरीके जितने भी हैं, वो मेन चीज ये है कि वो इसीलिए आए थे कि जो कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, जैसे मैंने आपको वाटरफॉल मॉडल का नाम लिया, ऐसे वी मॉडल का नाम लिया, ऐसे बहुत सारे मॉडल हैं जिनमें जो कमियां थी उनको दूर करने की कोशिश की गई। अब ये जो एजाइल डेवलपमेंट का तरीका है, ये बहुत सारे बेनिफिट देता है, बहुत फायदे देगा, अभी आप देखेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, एजाइल आप हर जगह नहीं लगा सकते, हर प्रोडक्ट में, हर प्रोजेक्ट में नहीं लगा पाएंगे इसको। वही लगा पाएंगे जहां पर ये पॉसिबिलिटी होगी। आज की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी मतलब जो पैसा, यहां पर आप ये बता नहीं सकते कि भाई आज से 20 साल पहले मोबाइल के बारे में कौन जानता था। आज मोबाइल ही मोबाइल है, सबके हाथ में मोबाइल है, सबको ऐप चाहिए, किसी को सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, अब ऐप चाहिए या वेब ऐप चाहिए। अब मार्केट कंडीशन चेंज हो रही है, यूजर स्मार्ट हो गए हैं, कंपटीशन इतना है। अगर आप 1 महीना 2 महीना में अपना दिमाग से जो भी आपका उपजा है वो एज अ प्रोडक्ट आपने नहीं लॉन्च किया या एज अ ऐप लॉन्च नहीं किया, तो तब तक तो दूसरा मार्केट कैप्चर कर लेगा। दूसरी चीज ये है, कौन ऐसा आदमी है जो हर चीज जानता है जब सॉफ्टवेयर बन रहा हो या शुरुआत हुई हो? सबको रिक्वायरमेंट नहीं पता होता। तो एजाइल का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि इसमें एक तरलता हो, फ्लूइडिटी हो। तो आज जो बिजनेस एनवायरनमेंट बड़ा फ्लूइड है, चेंज हो रहा है और आपके सामने कोई भी चीज आ सकती है, उसके हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट भी धीरे धीरे पता चलेंगी, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात इसमें जो आती है वो ये होता है कि जो चेंज, परिवर्तन आपको कहा जाएगा, क्योंकि यूजर आपको परिवर्तन आज के दौर में कहेगा ही कहेगा, उसके कॉस्ट को कम करना है। वो कब कैसे कम होगा? जब आप एजाइल तरीका अपनाएंगे।
यहां पर एक साहब दिखा रहा हूं मैं आपको। ये साहब का नाम है एलिस्टर कॉकबर्न। ये साहब जो है यहां जो देख रहे हैं आप, ये इन्होंने एक बुक लिखी, बुक थी एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब इन्होंने कहा कि मेन कारण क्या है, जो हमारे प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस मॉडल थे उसमें आप स्पाइरल ले लें, उसमें आप वाटरफॉल ले लें, या फिर आप प्रोटोटाइप ले लें, ये फेल क्यों हो रहे थे, या ये कहें कि इतना ज्यादा इसमें क्यों हमको टाइम और बजट दोनों को सरपास करना पड़ता था। उन्होंने ये कहा कि हम लोगों के बारे में नहीं सोच रहे, हम आदमियों के बारे में नहीं सोच रहे। क्यों? इन्होंने ये कहा कि देखिए, हर आदमी एक जैसा नहीं होता। आपने देखा ना, एक ही क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, कुछ आईआईटी में चले जाते हैं, कुछ पढ़ाई छोड़ देते हैं, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं ना। तो हर आदमी का स्किल लेवल अलग है, हर आदमी ऑर्डर में है, डिसिप्लिन में है, वो कितने जल्दी रिस्पॉन्ड करता है, वो कितना काम के प्रति रुझान है नहीं है, कितना उसका आईक्यू है, कितना सॉफ्टवेयर बढ़िया बना सकता है, कौन अच्छा डिजाइन कर सकता है। तो हर आदमी की अलग अलग कंसिस्टेंसी है। हम ये सोचते हैं कि सब एकदम बराबर है। उन्होंने ये कहा कि जो ह्यूमन वीकनेस है, यानी बेसिकली क्या है कि यहां पर हमको हर आदमी को एक जैसे नहीं मान सकते। जहां पर भी हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा डिसिप्लिन वाली जो मेथोडोलॉजीज हमको लगानी है, या ये कहें कि जहां पर ह्यूमन वीकनेस को ध्यान नहीं दिया जाता है, वहां पर वो चीज, वो सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स कहीं ना कहीं लोगों के कारण खराब हो जाएंगे। ओके, अब यहां पर क्या है कि अगर प्रोसेस मॉडल को वाकई में आपको सक्सेसफुल करवाना है, तो यहां पर एक तरीका अपनाना होगा, क्योंकि ये जो डिसिप्लिन है, क्योंकि डिसिप्लिन, जैसे मैंने कहा ना, एक आदमी काम करने में बहुत इच्छुक है, एक आदमी काम करना ही नहीं चाहता, फिर क्या करेंगे आप? तो वहां पर आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, उसके लिए एक माहौल बनाना पड़ेगा, एक तरीका बनाना पड़ेगा, एक एजाइल का एक मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा, जिससे लोग सीख पाए, कर पाए और बराबर कर पाए। व्हाट इज एजिलिटी? एजाइल या एजिलिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। आपने बिल्ली देखा होगा, बिल्ली कितनी फ्लेक्सिबल होती है, छोटे से पाइप से भी घुस जाती है। यहां पर एजिलिटी का सारा जो दारोमदार है, या फिर इस शब्द का तात्पर्य है चेंज से। क्योंकि बिजनेस में सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में चेंज आएंगे, आगे भी आएंगे, यानी सॉफ्टवेयर शुरू हुआ, बनाना आपने शुरू किया, उसके बाद चेंज आएंगे, वहां पर आप कैसे चेंज को हैंडल करते हैं। तो ये डॉक्टर इवार याकोब्सन साहब है, इन्होंने कहा कि मेरा जो सारा ध्यान है वो ये है कि परिवर्तन, चेंज, इसी से रिलेटेड है एजिलिटी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जितने भी लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, वो जैसे जैसे परिवर्तन आते रहे, उनको अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में अकोमोडेट करें, यानी उसको आत्मसात करें और अपने सॉफ्टवेयर फेजेस को उसके हिसाब से ढालें। यहां पर एजिलिटी एक और चीज में आती है, कैजुअल। होता यह है कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर है और ये आपके प्रोग्राम मैनेजर है या प्रोग्राम लीडर है, इनसे आपकी कितनी बात होती है। एजिलिटी का मतलब होता है कि इन दिनों के बीच में बातचीत, स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने आपको सॉफ्टवेयर दिया है, उनसे बातचीत, वो एक कैजुअल बातचीत होनी चाहिए और कॉन्टिन्यूअस बात होनी चाहिए। हर एक सॉफ्टवेयर जब आप बनाएं तो ऐसा ना करें कि भाई कम्युनिकेशन से लेकर डिप्लॉयमेंट तक आप पूरी धारा चला रहे हैं या बहुत समय ले रहे हैं सॉफ्टवेयर देने में। अब सॉफ्टवेयर हो गया, ऐप हो गए या फिर वेबसाइट हो गए, इनके लिए टाइम नहीं है। तो आप जैसे ही आपको काम मिलता है, आप फटाफट एक ऑपरेशनल, कम से कम ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर ये यूजर को दीजिए। यानी आपके वर्क प्रोडक्ट होने चाहिए, कोई ना कोई कार्य उत्पाद एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ सॉफ्टवेयर टीम आपके होने चाहिए। होता यह है कि हमेशा हम एक हिंदुस्तान पाकिस्तान बना लेते हैं कि भाई हम लोग सॉफ्टवेयर टीम है और वो लोग स्टेक होल्डर है, यानी कि जिन्होंने हमें सॉफ्टवेयर दिया है। हम एक रेखा खींच लेते हैं अपने बीच में। इसको एलिमिनेट करना है, क्योंकि हमको उनके बगैर काम नहीं करना है और उनको हमारे बगैर काम करने नहीं देना है। यानी कि उनके साथ कॉन्टिन्यूअस बात करनी है, एक फैमिली की तरह, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह। ध्यान रहे, कभी भी प्रोजेक्ट प्लान आप शुरुआत में जो बनाते हैं वो आप रिजिड नहीं बना सकते, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी या उसको लचीला बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि आज का वर्ल्ड, आजकल का जो विश्व है, वो हर मामले में अनसर्टेन है। हम उसके बारे में नहीं बता सकते कि कब क्या हो जाएगा। एजिलिटी किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस में आप लगा सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपके लिए आप कोई फॉलो ही करें, अपने भी बना सकते हैं। एजिलिटी एंड द कॉस्ट ऑफ चेंज। यहां पर एक शब्द आपको समझना है, चेंज। जैसे मैं आपको बताता हूं कि एजिलिटी का पूरा मतलब यह है कि किसी भी समय कोई भी परिवर्तन आप अपने सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में या सॉफ्टवेयर बनाने के समय में कोई भी परिवर्तन अगर आए, उसको चेंज करने में आपको कोई हिचक ना हो, उसको आप आराम से कर सके। यहां पर आपको मैं एक ग्राफ दिखाऊंगा।
उसी से हमको कॉस्ट पता चलेगा कि जो कॉस्ट अगर हमारा नॉर्मल ये वाला देखिए, ये जो काला मोटी लाइन है ब्लैक वाली, इसमें नॉन लीनियरली कॉस्ट ऑफ चेंज इंक्रीजेस नॉन लीनियरली एज प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस। अब यहां पर देखिए कि जो एक्स एक्सिस में ये डेवलपमेंट शेड्यूल है, ये आगे बढ़ रहा है समय जब आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये डेवलपमेंट कॉस्ट है। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ेगा और जहां पर आप चेंज करना चाहेंगे, यहां पर करना चाहेंगे, यहां पर करना चाहेंगे या यहां पर करना चाहेंगे, मान लीजिए सॉफ्टवेयर बनना पूरा यहां कंप्लीट हो रहा है, तो अगर आप यहां पर करना चाहेंगे तो आप देखिए इसकी कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी। ठीक है जी। तो ये कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस, यानी कि आप मान लीजिए वाटरफॉल मॉडल यूज कर रहे हैं, स्पाइरल यूज कर रहे हैं, तो कॉस्ट बढ़ जाती है जितना लेट आप चेंज बताएंगे, मतलब यूजर आपको चेंज बताएगा और आप चेंज करेंगे। लेकिन होता यह है कि अगर आप किसी तरीके से इस चेंज का कॉस्ट घटा सके, देखिए यूजर कभी भी आपको कह सकता है कि आप ये परिवर्तन कर दें। एक बार यूजर ने अपना कहा कि भाई मैंने जो आपसे कहा था उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। उसमें क्या क्या होगा, आपने स्पेसिफिकेशन लिए होंगे, आपने रिक्वायरमेंट बनाई होगी, आपने डिजाइन बनाया होगा, आप किस स्टेज में ये पता नहीं, लेकिन जिस भी स्टेज में होंगे, जितना लेटर है, जितने बाद के स्टेज में होंगे, वहां पर आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो जब कॉस्ट बढ़ेगा और जो परिवर्तन आप यहां बीच में करेंगे, वो जो आउटकम है, चाहे टाइम देख लीजिए चाहे कॉस्ट देख लीजिए, प्रोजेक्ट का सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की कॉस्ट में बहुत ज्यादा पैसा लगने वाला है, बहुत ज्यादा आपको एफर्ट लगेगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई यूजर आपके सामने आता है और कहता है कि बहुत बड़ा फंक्शनल चेंज चाहिए, कोई कहता है यूडीपी पे आप सारे कम्युनिकेशन कर रहे हो, हमको तो केवल टीसीपी पे चाहिए, ऐसा आके कोई बोलता है, तो फिर आप कैसे करेंगे? तो ये जो चेंजेस है, हो सकता है कि ये डिजाइन के समय में आपके पास आए या डिजाइन के बाद आए। आप डिजाइन के बाद अगर आप चेंज करने चलेंगे तो आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। एक तो मॉडिफिकेशन कंपोनेंट के हिसाब से होगा, और उसके बाद आपको नए टेस्ट केसेस बनाने होंगे, पूरा का पूरा जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो जाएगी, आर्किटेक्चर चेंज हो जाएगा, ये यहां पर कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाएगा। और अगर आप टाइम और कॉस्ट को रोकने की कोशिश करेंगे किसी तरीके से कि हम परिवर्तन तो कर रहे हैं, चेंज कर देंगे यूजर के हिसाब से, टाइम और कॉस्ट को बदलने में आप कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये टाइम आपका ज्यादा लगेगा, कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो है ये कन्वेंशनल तरीका है। तो एजिलिटी की बात कहां आती है? अब मैं आपको वो ग्राफ दिखाऊंगा, वो लाइन दिखाऊंगा जो एजिलिटी से आती है, एजाइल डेवलपमेंट से आती है। वो है ये नीली लाइन, होनी तो ये डॉटेड लाइन होनी चाहिए ये, लेकिन ये अचीव करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप एजाइल डेवलपमेंट करते हैं, तो अगर आप बहुत अच्छा एजाइल प्रोसेस तैयार करते हैं, तो ये जो कर्व था जो इस तरीके से आ रहा था, यानी जितना देर आप चेंज में लगाए, मतलब जितने देर से आपके पास चेंज आएगा उतना ज्यादा कॉस्ट बनेगा। अब यहां पर देखिएगा ये जो कर्व है कैसे चेंज हो गया, ये इस तरीके से चेंज हो गया, ये वाला। इससे क्या हुआ कि अगर मान लीजिए यहां पर मान लीजिए चेंज आता है, तो अगर इसके हिसाब से मैच करूं तो यहां कॉस्ट कितना आ रहा है और यहां कॉस्ट कितना आ रहा है, और इस पॉइंट पे पहुंच जाऊं तो यहां पर कितना कॉस्ट आ रहा है और यहां कितना कॉस्ट आ रहा है सेम पॉइंट पे। तो अगर आप बहुत अच्छा एजाइल प्रोसेस डिफाइन करते हैं तो आप देखेंगे कि कॉस्ट, अगर आपका कॉस्ट और टाइम दोनों जिस पे इंपैक्ट पड़ने वाला है, अगर कोई भी परिवर्तन यूजर आखिर में बताता है या एंड में बताता है या बहुत लेट बताता है, तब भी आप कर सकते हैं। तो एजाइल प्रोसेस में इंक्रीमेंटल डिलीवरी होती है, यानी कि आप पहले प्रोजेक्ट का कोई एक ऑपरेशनल काम करता हुआ एक प्रोडक्ट देंगे, यूजर इसे देखेगा, फिर वो चेंज बताएगा, फिर आप दूसरा बनाएंगे, ऐसे करके हर बार उसको नई चीजें मिलती रहेगी। इसको हम इंक्रीमेंटल डिलीवरी कहते हैं। और हर बार जब भी आप इंक्रीमेंटल डिलीवरी देंगे, हर बार आपको यूनिट टेस्टिंग करनी पड़ेगी, यानी कि उसको चेक करना पड़ेगा कोई बग्स एरर्स तो नहीं है। पेयर प्रोग्रामिंग इसकी बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एक सिस्टम के आगे दो लोग बैठेंगे, एक आदमी काम कर रहा होगा, दूसरा उसके साथ काम कर रहा होगा, तो साथ में काम भी हो रहा होगा, साथ में टेस्टिंग भी होगी। तो इससे क्या होगा कि जो चेंज बेसिकली जो चेंज आगे आने वाला है इस जगह पे, उसका कॉस्ट ड्रामेटिकली कम हो जाता है। यही तरीके अपनाने होंगे ताकि चेंज कम हो जाए, चेंज का कॉस्ट कम हो जाए। तो एजाइल प्रोसेस क्या होता है? एजाइल का ये कहें प्रोसेस का मतलब होता है क्रिया, या ये कहें कि कार्यविधि, गतिविधि। तो एजाइल सॉफ्टवेयर प्रोसेस के कुछ अजम्पशंस हैं। एजाइल सॉफ्टवेयर प्रोसेस कैसा होना चाहिए? पहली चीज तो ये है कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट कोई भी चीज आप पहले नहीं बता सकते। आप मान के चले कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट यूजर चेंज करेगा ही करेगा। आपको मान लीजिए 50 रिक्वायरमेंट शुरुआत में दे दी, हो सकता है इसमें से 50 में से वो 5 हटा दे, 2 एक्स्ट्रा जोड़ दे। कस्टमर की प्रायोरिटी समय के साथ चेंज होगी। मान लीजिए 1 साल का प्रोजेक्ट दिया है, बड़ी बात है कि 1 साल के अंदर वो 6 महीने में 8 महीने में आपके पास जरूर आएगा, कहेगा ये चेंज कर दीजिए। डिजाइन और कंस्ट्रक्शन ये इंटरलीव्ड है। ये नहीं कह सकते आप कि पहले हम डिजाइन बनाएंगे फिर कंस्ट्रक्ट करेंगे। इंटरलीव्ड का मतलब यह होगा कि डिजाइन करिए कंस्ट्रक्ट करिए, डिजाइन करिए कंस्ट्रक्ट करिए, डिजाइन करिए कंस्ट्रक्ट करिए। मतलब बेसिकली क्या है कि डिजाइन
तभी प्रूव होगा जब आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, जब कोड करेंगे। एनालिसिस, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग ये प्रिडिक्टेबल नहीं है कभी भी। हम दे आर नॉट प्रिडिक्टेबल। इसमें हम उसके बारे में पहले से राय तो बना सकते हैं, लेकिन उसमें परिवर्तन हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो एजाइल प्रोसेस में एक और बात आती है कि ये अपने आप को इंक्रीमेंटली अडॉप्ट करता है। मतलब शुरुआती दौर में आप एक ऑपरेशनल प्रोडक्ट देंगे यूजर को, फिर उनके जो भी फीडबैक आएगा उसको इसमें आत्मसात करेंगे, इसमें डालेंगे और फिर टेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा इंक्रीमेंट उनको देंगे मल्टीपल फंक्शनलिटी को ऐड करने के बाद। तो इसके लिए आपको यहां पर यूजर को ऑपरेशनल प्रोडक्ट या फिर एक काम करता हुआ सॉफ्टवेयर देना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा, वेबसाइट देनी पड़ेगी, क्योंकि यूजर का फीडबैक बहुत जरूरी है। और हर बार जो सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट दे रहे हैं ये कम समय में देना होगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया अनप्रेडिक्टेबिलिटी, चेंज, परिवर्तन होना ही है। चाहे आप मार्केट में कहें, चाहे यूजर के सोच में कहें, या यूजर जिसके लिए बना रहा है लोगों की सोच में कहें, हर बार परिवर्तन आता है। इसीलिए आपको बहुत कम पीरियड में, ये नहीं कि 1 साल का अगर काम दिया तो 3-3 महीने में दे रहे हैं। 1 साल का प्रोजेक्ट है तो 1-1 महीने में देना होगा आपको। 2 साल का प्रोजेक्ट है तो कम से कम 3-3 महीने में आपको एक इंक्रीमेंट देना होगा। एजिलिटी के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, 12 प्रिंसिपल है। अगर आप कहते हैं कि हमारा एजाइल डेवलपमेंट है या एजिलिटी है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई भी परिवर्तन आएगा तो उसके हिसाब से हम अपने सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस को इस तरीके से बनाएंगे कि चेंज करने का कॉस्ट और टाइम हम मैनेज कर सके। तो एजाइल अलायंस जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था, कैन बैक साहब का नाम लिया था, एजाइल मैनिफेस्टो का नाम लिया था, 12 एजिलिटी प्रिंसिपल्स है। इसको हम एजाइल स्पिरिट भी कहते हैं। एजाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील, परिवर्तनीय और लचीला। तो इससे हमको एजिलिटी मिलेगी। पहली चीज तो ये है कि हमारा मेन काम क्या है। हमको जिसने काम दिया है कस्टमर, उसको तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना। और तभी हो सकता है जब उसको हम कॉन्टिन्यूअस सॉफ्टवेयर या ऐप या जो भी आप वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं वो उसे देते रहे। आपको जब भी रिक्वायरमेंट आए कि भाई आपने मान लीजिए यूजर के साथ शुरुआत में बैठ के 50 रिक्वायरमेंट लिख ली, अब वो कहता है कि भाई इसमें से 5 रिक्वायरमेंट चेंज कर दीजिए, मुझे ऐसी चाहिए। और वो कब कह रहा है, जैसे 1 साल का प्रोजेक्ट है और वो आपको इस जगह पे कह रहा है आगे, आप कहेंगे कोई बात नहीं, हम करते हैं इसको। क्योंकि कस्टमर जो है, देखिए कस्टमर आपसे को पैसा क्यों दे रहा है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, क्योंकि उसको भी तो कोई एडवांटेज चाहिए होगा ना। तो वो आपसे इसीलिए चेंज करा रहा है। आपको जो भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो ये नहीं कि पूरा बना के ही दूंगा मैं, आपको वीक्स में देना पड़ सकता है, 1-2 महीने में देना पड़ सकता है। मतलब जो टाइम स्केल है वो बहुत शॉर्टर रखनी पड़ेगी, बहुत कम रखनी पड़ेगी। जो भी लोग हैं, चाहे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे आपके डायरेक्ट कस्टमर जिससे आप बात कर रहे हैं, और जो डेवलपर है, इनके बीच में कॉन्टिन्यूअस बात होनी चाहिए। इनके बीच में एक बहुत कैजुअल एक कम्युनिकेशन या फिर एक संचार होना चाहिए। एक और इसमें बात आती है, जो लोग इसमें डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, वो आपके टीम मेंबर्स हो सकते हैं, वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हो सकते हैं, प्रोजेक्ट लीडर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, या फिर डॉक्यूमेंटेशन वाले हो सकते हैं। उन सबको आपको ऐसा एक माहौल देना है, एम्बियंस देना है और उनको सपोर्ट देना। ये नहीं कि ये काम कर लो, कैसे काम होगा कैसे नहीं होगा ये भी आपको बताना है। और अगर काम में कोई कमी पेशी रह रही है, किस कारण से हो रही है, उसको भी पूरा करना है। इसमें एक और चीज आती है कि फेस टू फेस कन्वर्सेशन। होता क्या है, हम व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे, इस पे या ईमेल पे सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन करते हैं। जरूरी ये है कि आप अपने टीम मेंबर से डायरेक्ट बात करें, आप अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे डायरेक्ट बात करें। फेस टू फेस कन्वर्सेशन से अच्छा, बातचीत से अच्छा कुछ नहीं होता है। जब आप एक सॉफ्टवेयर बना के देंगे तभी तो प्रोग्रेस पता चल पाएगी। आपने ये सॉफ्टवेयर बना के दिया, वो उसने देखा अरे यार इसमें तो ये 4 चीज कम है, तभी तो प्रोग्रेस पता चल पाएगी। तो मीट्रिक इसका ये होना चाहिए कि कितना सॉफ्टवेयर बढ़ा है। एक और चीज है इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या होता है, सतत विकास की प्रक्रिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपको पैसा दिया है, जो डेवलप कर रहे हैं, जो इसे यूज करने वाले हैं, वो एक तरीके से मतलब एक कांस्टेंट पेस चलाते रहे और सतत चीजें बढ़ती रही। मतलब ये वही है कि इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट होगा, आपस में बात करते रहेंगे। इसी का दूसरा तरीका है कहने का। ध्यान रखिएगा कि अगर आपको अच्छा काम कराना है तो आपको अच्छे बंदे लाने पड़ेंगे। अगर एक प्राइवेट कॉलेज से आप इंजीनियर लाएंगे तो कैसा काम होगा, एक आईआईटी से इंजीनियर लाएंगे तो कैसा काम होगा, आप खुद ही समझदार है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सिंप्लिसिटी। हम क्या करते हैं कि बहुत अच्छा बनाने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स बना देते चीजों को। यहां पर उन्होंने कहा है कि हम सिंपल रखें, काम तभी हो पाएगा जब यूजर उसे यूज कर पाए। द बेस्ट आर्किटेक्चर्स, रिक्वायरमेंट और डिजाइन, जो भी चीजें सॉफ्टवेयर में आती हैं, हम ये देखिए आर्किटेक्चर बनाना आप नहीं छोड़ सकते, यूजर से रिक्वायरमेंट लेना नहीं छोड़ सकते, डिजाइन आपको बनाना पड़ेगा। वो तभी आता है जब सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम हो, यानी कि एक टीम है,
वो खुद ही अपने आप डिसाइड करे मुझे अब का क्या करना है, कल क्या करना है, अच्छा ये प्रॉब्लम आ गई, इसके लिए हमें क्या एक्शन लेना है। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम ही सबसे अच्छा काम कर सकती है। हर एक रेगुलर इंटरवल पे, हर एक शॉर्ट पीरियड पे आपको देखना है कि क्या कमी हो रही है, क्या अच्छाई हो रही है, और अगर कोई चीज आपको लग रही है तो उसको ट्यून करना और एडजस्ट करना, ये आपका काम है एज अ सॉफ्टवेयर टीम जो एजिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करती है या एजाइल डेवलपमेंट करना चाहती है। एजाइल डेवलपमेंट या एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एजाइल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, और इसमें जो चेंज है, कोई भी परिवर्तन आता है लेटर स्टेजेस में, यानी कि डिजाइन के बाद में भी एक्सेप्टेबल होता है और बहुत फास्ट डिलीवरी होती है। जो भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है इंक्रीमेंटल वे में है, उसको फटाफट दिया जाता है यूजर को। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग इसी का एक प्रारूप है और सबसे ज्यादा यूज होने वाला एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग क्या हुआ, सबसे ज्यादा यूज होने वाला आपका एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का तरीका है। ये जो केंट बेक साहब है, इन्होंने अपने सेमिनल वर्क मतलब बहुत इंपॉर्टेंट काम, उसमें इन्होंने एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के बारे में बहुत बढ़िया चीजें बताई और उसके तहत हम आज जानते हैं कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग क्या होता है। वो फॉलो होता है इंडस्ट्री में। इसका एक वेरिएंट है जिसको हम इंडस्ट्रियल एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग कहते हैं। ये बहुत बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़े बड़े ऐसी कंपनीज, वहां पर इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के प्रोसेस जो होंगे, जैसे अगर आप एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग लगाना चाहते हैं अपने इंस्टीट्यूशन में, आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो सबसे पहली चीज इसमें शुरू होता है प्लानिंग गेम कहते हैं प्लानिंग एक्टिविटी को। इसको प्लानिंग गेम कहा जाता है। ये बेसिकली लिसनिंग होता है, सुनना। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच फॉलो करती है। इस जमाने में सारी चीजें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चल रही थी, यूएमएल का इजाद हुआ था, यानी कि सब चीजें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स पे बेस्ड होती थी। जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच इसमें लिया जाता है। तो जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि प्लानिंग गेम कहते हैं प्लानिंग एक्टिविटी को। यहां पर मेन चीज है कि आप सुनते हैं, आप एज ए डेवलपर यूजर की बात को सुनते हैं। जब यूजर की बात सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि उसको एक्चुअल आउटपुट क्या चाहिए, वो क्या चाह रहा है इस काम से, उसको क्या इसमें फंक्शनैलिटी और फीचर चाहिए, कौन से बटन कहां चाहिए, कौन से मेन्यू बटन चाहिए, क्या ऐप में उसको अलग अलग फंक्शन चाहिए, ये वो बताएगा आपको। तो यहां पर आपको सुनना पड़ेगा, और जब आप सुनेंगे तो आप खुद ही देखिएगा, सुनने के बाद यूजर स्टोरीज बनाएंगे, क्योंकि आप सुन चुके हैं तो यूजर स्टोरीज बनाएंगे। यूजर स्टोरीज होंगी क्या, यूजर स्टोरीज का मतलब है कि एक पर्टिकुलर काम, इसका एक आउटपुट होगा और ये कुछ फंक्शन और फंक्शनैलिटी और फीचर आपको प्रोवाइड करेगा। मतलब एक पर्टिकुलर चीज, एक यूजर स्टोरी ये काम करेगी। ऐसी एक यूजर स्टोरी होगी, ये यूजर स्टोरी 1 है, यूजर स्टोरी 2 है। बिल्कुल इसी तरीके से आप बनाएंगे, क्योंकि आप सुन चुके हैं यूजर क्या चाहता है। इसका भी कुछ आउटपुट होगा, इसके भी कुछ फंक्शन होंगे, कुछ फीचर्स होंगे। अब इसमें यह बात आती है कि हर एक स्टोरी को जो भी कस्टमर ने लिखा है उसको आप इंडेक्स कार्ड पे दर्ज करेंगे। अब इंडेक्स कार्ड क्या है, इसको थोड़ा देखिए। इस इंडेक्स कार्ड में सीधी सी बात यह है कि यूजर क्या चाहता है, वो किस बात पे एक्सेप्ट करेगा। अब अगर आपसे वो खेत मांग रहा है और खलिहान दे रहे हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये बेसिकली एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी समझ लीजिए। अब ये जो यूजर स्टोरीज आपने बनाई है, इसको कस्टमर रैंकिंग देगा। रैंकिंग मतलब प्रायोरिटी देगा कि मुझे पहले कौन सा चाहिए, बाद में कौन सा चाहिए। मान लीजिए यूजर स्टोरी 1 और 2 आपने नाम लिखा, यूजर कहता है मुझे पहले ये चाहिए, तो उसने प्रायोरिटी इसको दे दी है 1 और इसको दे दी है 2। तो आप प्रायोरिटी के हिसाब से आप क्या करेंगे, आप हर एक का कॉस्ट निकालेंगे कि इस यूजर स्टोरी को करने के लिए, या फिर इस काम, यूजर स्टोरी को छोड़ दीजिए, बस काम समझिए। ये पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी डालनी है, इसके लिए कितना समय लगने वाला है, इस फंक्शनैलिटी के लिए कितना समय लगने वाला है। मान लीजिए ये जो प्रायोरिटी 1 दी है उसको 5 वीक लग रहे हैं, इसको आपके 2 वीक लग रहे हैं, तो ये जो 5 वीक वाला है थोड़ा ज्यादा हो गया। आप क्या करेंगे, हर एक का कॉस्ट नापेंगे वीक्स के हिसाब से, और वीक अगर 5 वीक है तो आप उससे कहेंगे, यूजर के पास जाएंगे, उससे फिर बात करेंगे, बोलेंगे ये जो 5 वीक है ना, ये यूजर स्टोरी 2 जो है इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं, 2 भाग में कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है, ये ऐड का फंक्शन है और ये फैक्टोरियल का फंक्शन है, तो आपने एक साथ इसको कर दिया था, यहां पर ऐड और फंक्शन फैक्टोरियल का दोनों एक साथ कर दिया था। अब यूजर के पास गया, यूजर ने कहा ठीक है ऐड का अलग कर दो, फैक्टोरियल का अलग कर दो, ये आपका 2.5 वीक में बन जाएगा, ये आपका 2.5 वीक में बन जाएगा, तो 5 वीक का मतलब 3 वीक से कम हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर से इसका कॉस्ट एस्टिमेट और वो सब चीजें दोबारा होंगी। हर एक स्टोरी बार बार कभी भी लिखी जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर डिजाइन के बाद भी कोई कस्टमर आपके पास आता है, वो आप प्लानिंग गेम के तहत ही उसको सुनते हैं और यूजर स्टोरी बनती है, तो आपको उसको इसमें एक तरीके से आत्मसात करना पड़ेगा, यानी उसको सुनना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा। यहां पर क्या है, एक कमिटमेंट हो गया, क्योंकि अब यूजर स्टोरी बन गई, प्रायोरिटी डाल दी उन्होंने और आपने डिसाइड कर लिया 3 वीक या इसके कम में हम बना लेंगे। यहां पर जो एक्सपी टीम है उसके पास स्टोरीज आ गई, आपको उनको सी बनानी है। अब वो उसको कैसे ऑर्डर करेगा, देखिए यूजर के हिसाब से तो वो उसने प्रायोरिटी दे दी है।
अब जो एक बार यूजर और डेवलपर के बीच में बात तय हो गई, तो अब इसको एक्सपी टीम कैसे करेगी? वो ये कर सकती है कि सारी की सारी जितनी भी स्टोरीज, यूजर स्टोरीज आपने लिखी है, बेसिकली फंक्शनैलिटी है ये और कुछ नहीं है। जो भी फंक्शनैलिटी सॉफ्टवेयर में देनी है या फिर ऐप में देनी है, वो फटाफट वो कर ले, कुछ ही वीक्स में या एक आध महीने के अंदर फटाफट कर ले। या फिर वो क्या करे कि जिसमें जिस स्टोरी की हाईएस्ट वैल्यू है ना, मतलब प्रायोरिटी जिसकी सबसे ज्यादा, उसको वो सबसे पहले करे, वो एक्सपी टीम डिसाइड करेगी। या ये कह सकती है कि ये हो सकता है कि जो स्टोरीज सबसे रिस्की हो, जिसमें बहुत ज्यादा जोखिम इन्वॉल्व हो, इसको सबसे पहले किया जाए। तो ये कौन डिसाइड करता है? ये एक्सपी टीम, एक्सपी मैनेजर जो होगा वो डिसाइड करता है कि हमको कौन सा करना है। लेकिन ये तीनों उसके दिमाग में होंगे कि कौन सा मुझे पहले करना है। हो सकता है आप पहले ये वाला काम कर ले और मैं पहले ये वाला काम कर लूं। अगर मेरी कंपनी अलग है तो मैं ये पहले कर सकता हूं। अब जैसे ही आपने पहला इंक्रीमेंट दिया, यानी कि यूजर स्टोरीज के साथ मान लीजिए 3 वीक में, 4 वीक में, आपने एक पूरा ऑपरेशनल कुछ फंक्शनैलिटी के साथ उसको यूजर को आपने एक इंक्रीमेंट या कहेंगे रिलीज दिया, वर्जन मान लीजिए 1 है, आपने दे दिया। उसके बाद आप खुद ही एक्सपी टीम जो होगी, जो लोग जिसमें प्रोग्राम मैनेजर है, प्रोग्राम लीडर है, जो भी लोग हैं, वो सब डिसाइड करेंगे और नापेंगे कि प्रोजेक्ट की वेलोसिटी क्या है, किस स्पीड से बढ़ रहा है। वेलोसिटी या वेग का केवल यही मतलब है कि कितने तेजी से जो कस्टमर की स्टोरीज आपने बनाई थी वो पहली रिलीज में, जैसे जो यूजर स्टोरीज आपने मान लीजिए ये इंप्लीमेंट की है, ये कितनी तेजी से की है। अच्छा, इसका फायदा क्या है? ये वेलोसिटी क्यों निकालना है? इससे पता लगेगा कि भैया अब हमने जो पहला दिया है, अब हम दूसरा रिलीज कब तक दे पाएंगे। इससे ये पता चलेगा। इससे ये भी पता चलेगा क्या हमने यूजर को ओवर कमिटमेंट तो नहीं कर दिया। मान लीजिए 1 साल का आपको काम मिला है और 50 फंक्शनैलिटी आपको देनी है, आपने 10 फंक्शनैलिटी मान लीजिए 3 महीने में दी, तो क्या आप पूरी कर पाएंगे या मुझे आगे चल के कुछ कम करना पड़ेगा? तो ओवर कमिटमेंट तो नहीं कर दिया यूजर को, हाँ सर सब हो जाएगा, ऐसे तो नहीं कर दिया। ये इससे प्रोजेक्ट वेलोसिटी निकालने से पता चलता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, मैंने जैसे बताया आपको, कस्टमर इसमें स्टोरी डाल सकता है, कस्टमर को चेंज कर सकता है, बल्कि स्टोरीज को हटा भी सकता है। वो कहता है कि आपने जो इंप्लीमेंट किया ये तो मुझे चाहिए ही नहीं। अब वो हो सकता है 6 महीने बाद ये कहे कि मुझे ये चाहिए ही नहीं। तो एक्सपी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो है आपकी KIS प्रिंसिपल, कीप इट सिंपल। हर चीज सिंप्लिसिटी की बात होती है जब हम डिजाइन के बारे में बात करते हैं। एक्सपी का डिजाइन ऑल अबाउट सिंप्लिसिटी। तो सिंपल, ये कहते हैं कि भाई इतना ज्यादा डिजाइन बनाने की क्या जरूरत है, आप इजी डिजाइन बनाइए, क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो उसका समझना हमारे लिए, सबके लिए बहुत मुश्किल होगा। इजी बनाइए। तो यहां पर क्या होता है कि ये डिजाइन बना के कोडिंग जो होती है, जो एक्चुअल कोडिंग होगी, हमारे जो पुराने जो कंटेम्प्रेरी या फिर कहें कि ट्रिवियल तरीके के जितने भी मॉडल्स थे, उसमें हम डिजाइन बनाते थे, कोडिंग डिजाइन के हिसाब से होती थी, जो भी डिजाइन बनाया उसके हिसाब से कोडिंग होती थी। यहां पर क्या है कि जो हर एक स्टोरी के लिए डिजाइन जो हो रहा है, कोडिंग उसे गाइड कर रही है। समझे आप? तो एक्सपी क्या है, ये आपको कहती है कि भाई आप CRC कार्ड का यूज करेंगे। CRC बेसिकली क्लास, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कोलैबोरेटर कार्ड है। इससे क्या होता है कि आपको पता लग जाता है कि कौन कौन से क्लासेस आपको चाहिए, कौन कौन सी क्लासेस जरूरी है। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि एक्सपी आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम फॉलो करती है। तो यहां पर ये CRC कार्ड का यूज करते हैं डिजाइन के लिए। ध्यान रखिए कि केवल डिजाइन में अगर आप नॉर्मल देखें तो आर्किटेक्चरल डिजाइन, कंपोनेंट डिजाइन, ये सब बनता है। यहां पर एक्सपी में केवल एक ही चीज डिजाइन होती है, मतलब डिजाइन के नाम पे एक ही चीज है, वो है केवल CRC कार्ड। और CRC कार्ड कुछ नहीं होता, एक क्लास के क्या फंक्शन होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे, ये सारी चीजें इसमें बता दी जाती है। ध्यान रहे कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम के लिए फटाफट प्रोटोटाइप बना देते हैं। यानी अगर मान लीजिए लगा कि यार ये डिजाइन में ना कुछ दिक्कत आ रही है या डिजाइन मुश्किल हो रहा है, तो फिर इस डिजाइन का फटाफट एक प्रोटोटाइप बनाते हैं। और प्रोटोटाइप मतलब वर्किंग मतलब फंक्शनल एक पार्ट सॉफ्टवेयर का बना देते हैं। और इस ऑपरेशनल प्रोटोटाइप को ही स्पाइक सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि इस डिजाइन में अगर प्रॉब्लम आती है तो भाई फटाफट सॉफ्टवेयर बना के चेक कर लो कि ये डिजाइन वाकई में कोई आगे प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेगा। तो ये एक बहुत बेहतरीन तरीका होता है डिजाइन को एक तरीके से इवैल्यूएट करने का, उसको जज करने का। एक्सपी में रीफैक्टरिंग होती है। रीफैक्टरिंग का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्शन डिजाइन टेक्निक है, बेसिकली ये कंस्ट्रक्शन है, डिजाइन के काम भी आती है रीफैक्टरिंग। इसमें होता यह है कि मान लीजिए कोई कोड लिखा आपने, अभी जो कोड है या फिर एक बेसिक डिजाइन के हिसाब से कुछ कोड लिख दिया, हम पूरे कोड को बाहर के रूप से चेंज नहीं करते, हम अंदर ही, जैसे कोड पूरा वैसे ही दिखेगा, काम भी वही करेगा, हम अंदर उसे चेंज करते हैं, थोड़ा क्लीन अप करते हैं। जैसे बहुत 2 लाइन का काम एक में हो सकता है, तो क्यों 2 लाइन लिखे? बेसिकली बग्स हटाने के लिए, कोई इसमें कोई अगर ये आगे चल के कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उसके लिए रीफैक्टरिंग होती है। तो रीफैक्टरिंग आप कंस्ट्रक्शन में भी ला सकते हैं, डिजाइन में भी ला सकते हैं।
बेसिकली क्या है कि जो सेंट्रल नोटेशन है एक्सपी का, कि डिजाइन को आप एक स्टेज ना माने। डिजाइन जो है वो कोडिंग के पहले हमेशा हुआ करती थी। एक्सपी कहता है कि जो डिजाइन है वो कोडिंग के बाद भी हो सकती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कैसे रिफैक्टरिंग होती है। ये कोड को देखिए, ये भी आपका फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्ट कर रहा है, ये भी फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्ट कर रहा है। इसकी अगर रिफैक्टरिंग करनी है तो आप केवल एक लाइन में कर सकते हैं, या फिर इसको पूरा लिख के आप ऐसे कर सकते हैं, यानी 2 लाइन की जगह आप 1 लाइन लिख सकते हैं। अभी फिलहाल यही समझिए आप। रिफैक्टरिंग का मतलब होता है कोड को साफ सुथरा क्लीन बनाना। रिफैक्टरिंग मतलब यह है कि डिजाइन कंस्ट्रक्शन के साथ चल रहा है। मैंने आपको बताया डिजाइन जो है वो ऐसा नहीं कि कोडिंग के पहले होगा, वो उसके साथ भी चल रहा है। मैंने जो शुरुआत में आपको डिजाइन के पहले बताया था कि जब हम कंस्ट्रक्शन कह रहे हैं, डिजाइन हमेशा कंस्ट्रक्शन को गाइड करता था। यहां पर एक्सपी प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्शन के हिसाब से डिजाइन बनेगा। ध्यान रहेगा, अगर कंस्ट्रक्शन सही हो रहा है, यानी कि अगर आप कोडिंग सही कर पा रहे हैं डिजाइन का, इसका मतलब डिजाइन सही है। अगर आप कोडिंग सही नहीं कर पा रहे हैं, इसका उस चीज को कोड नहीं कर पा रहे ठीक से, इसका मतलब डिजाइन में परिवर्तन करना पड़ेगा। अब आते हैं हम कंस्ट्रक्शन पार्ट पे। कंस्ट्रक्शन मतलब यहां असली कोडिंग हो रही है। देखिए, जब भी एक स्टोरी, यूजर स्टोरी बनी और आपने प्रिलिमिनरी डिजाइन बनाया, बेसिकली ये सीआरसी कार्ड के तहत होता है, उस पे क्या होगा कि हम सीधा कोडिंग करने नहीं बैठ जाते। हम सीधा कोडिंग करने नहीं बैठते। हम क्या करते हैं, इसके लिए यूनिट टेस्ट लिखेंगे। अब हम ऐसा कोड करेंगे, ऐसी कोडिंग करेंगे, यानी ऐसा कोड लिखेंगे, ऐसा C++ का, जावा का या फिर C# का, पाइथन का कोड लिखेंगे जो इस यूनिट टेस्ट को पास करे। समझ रहे हैं आप? मतलब डेवलपर को पता है कि मुझे ये यूनिट टेस्ट मुझे मिला हुआ है, इसको मुझे पास करना है, तो वो कोडिंग उसी तरीके से करेगा। एक बार जब कोड कंप्लीट होगा, फटाफट उसकी यूनिट टेस्टिंग होती है। यूनिट टेस्टिंग का मतलब एक छोटे फंक्शन की जब टेस्टिंग होती है उसे यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। तो फटाफट जब आपने एक फंक्शन लिखा, उसकी टेस्टिंग हो गई, यूनिट टेस्टिंग, आपको फटाफट पता चल जाएगा कि भाई इसमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो इसमें जो की कॉन्सेप्ट है एक्सपी में, वो है पेयर प्रोग्रामिंग। मतलब 2 लोग एक साथ बैठ जाओ, एक को कह रहे हैं ड्राइवर, एक को कह रहे हैं नेविगेटर, दोनों साथ में बैठेंगे, मतलब 2 लोग एक ही काम पे ध्यान दे रहे हैं। एक्सपी कहती है 2 लोग एक साथ बैठे और हर बार जब भी एक वर्क स्टेशन पे बैठे और फिर उसका हर एक स्टोरी के लिए, हर एक यूजर स्टोरी के लिए कोडिंग करें। तो इससे क्या होता है कि एक आदमी तो चाहे मान लीजिए कोडिंग कर रहा होगा, दूसरा आदमी उसे देख रहा होगा कि भाई यहां कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा है। वो कहेगा कि अरे भाई ये तो आपने सेमीकोलन गलत लगा दिया, अरे यार इसको ऐसे करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो प्रॉब्लम सॉल्व तो एक साथ हो रही है, 2 लोग बैठ, 1 और 11 होते हैं, 2 लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। साथ में जो क्वालिटी एश्योरेंस है, एक आदमी ये भी देख रहा है कि भाई जो गुणवत्ता है वो भी तो रहे। मतलब जब वो कोड लिखा जा रहा है, उसी के साथ साथ कोड का रिव्यू भी हो जा रहा है। तो इसी कोडिंग में होता यह है कि ये 2 लोग ना अपना थोड़ा अलग अलग रोल अपनाते हैं, और ये रोल कोई भी रोल अपनी बेहतरी, अपने स्किल के हिसाब से कर सकता है। हो सकता है ये जो एक बंदा है ये कोडिंग के बारे में सोच रहा हो, दूसरा कहता है कि भाई मैं कोडिंग स्टैंडर्ड के बारे में, मान लीजिए इनको मिश्रा स्टैंडर्ड फॉलो करना है, तो ये जो एक्सपी का पार्ट हो सकता है, वो कहते हैं कि ठीक है आप ये करिए, मैं स्टैंडर्ड के हिसाब से सोचता हूं। और एक आदमी कोडिंग कर रहा है, दूसरा ये सोच रहा है कि ये देखो यूनिट टेस्ट पास करना है इस कोड को, तो मैं उसके हिसाब से सोचूं। तो होता यह है कि ये 2 के हिसाब से जब काम करते हैं तो बहुत शानदार काम हो जाता है। अब इन्होंने ये काम किया, 2 लोग यहां और बैठे हैं, 2 लोग यहां और बैठे, इनका एक कोड तैयार हुआ, इनका एक कोड तैयार हुआ, इनका एक कोड तैयार हुआ, ये तीनों कोड को मिला दिया जाएगा। इसको इंटीग्रेशन कहते हैं। तो हर बार जब इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो जो इंटरफेसिंग प्रॉब्लम होती है, खासतौर पे जब लोग अलग अलग काम करते हैं और एक साथ उसको मिलाते हैं, तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग वगैरह में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, और वो यहां पर बहुत आसानी से हो जाती है, क्योंकि फटाफट ये कोड करते हैं, मिलाया जाता है, और यहीं पे स्मोक टेस्टिंग के हिसाब से इसको चेक कर लिया जाता है। स्मोक टेस्टिंग का मतलब मैं आपको बताऊं, अगर कोई आप मशीन लाए और उसको आपने पावर ऑन किया और मशीन में धुआं निकल गया, इसका मतलब वो खराब है, तो ये स्मोक टेस्टिंग ही हो जाती है यहां पर कि भाई कोड हमने लगाया और शुरुआत में ही प्रॉब्लम आ गई, इसका मतलब प्रॉब्लम है, दोबारा इस पे काम करो भाई। अब हम टेस्टिंग पे आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि यूनिट टेस्ट जो है वो शुरुआत में लिख दिए जाते हैं कोडिंग से पहले। इसको ऑटोमेट भी किया जा सकता है ताकि क्योंकि बार बार यूनिट टेस्ट कोड आपको चलाने हैं। मैंने कहा ना, हर बार कोड लिखेंगे, यूनिट टेस्ट चलाएंगे, और उसके बाद धीरे धीरे आपको ये समझ में आएगा कि भाई, क्योंकि अब आपको रिग्रेशन टेस्टिंग करनी है ताकि हम कोड को अच्छे से, क्योंकि कोड बार बार मॉडिफाई हो रहा है, हर बार कोड को मॉडिफाई करने पर हमको रिग्रेशन टेस्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि कोई कोड में चेंज करने पर कहीं और तो एरर नहीं आ गया है। तो बेसिकली इन्होंने ये कहा है कि छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को फटाफट आराम से सॉल्व करो, बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने से बेहतर है कि छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करते चलो, ताकि डेडलाइन मान लीजिए कल हमें जमा करना है, कल सॉफ्टवेयर देना, और आज प्रॉब्लम आ गई, इससे बेहतर यह है कि शुरुआत में सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते चलो। इसमें क्या होता है, एक एक्सेप्टेंस टेस्ट होता है। यूजर ना एक्सेप्टेंस टेस्ट लिखता है, वो कहता है कि अगर आप फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं मान लीजिए, और मुझे कम से कम 10 MBPS की स्पीड चाहिए, आप ये ध्यान रखेंगे कि यूजर 10 MBPS पे एक्सेप्ट करेगा इसको।
अगर आप 2 MBPS की दे रहे हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यूजर के कुछ एक्सेप्टेंस टेस्ट होते हैं जिसको हम कस्टमर टेस्ट कहते हैं, और एक बार आपने ये काम कर लिया तो एक्सेप्टेंस टेस्ट के हिसाब से अगर आपका ये पास हो जाता है तो आप सॉफ्टवेयर डिलीवर कर सकते हैं। एक्सपी के साथ एक इंडस्ट्रियल एक्सपी भी है। इसमें जो एक्सपी के सारे स्टेजेस चलते हैं जो हम एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में जानते हैं। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग एक एजाइल का तरीका है, एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का तरीका है, बहुत फास्ट तरीका है। पेयर प्रोग्रामिंग बोलता है ये। यूजर स्टोरीज बनती है, इसमें यूजर स्टोरीज पे काम होता है, उसको प्रायोरिटी दी जाती है। कोडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिजाइन कोडिंग को बल्कि कोडिंग डिजाइन को गाइड करता है। ये सब चीजें इसमें हमने देखी थी। तो इंडस्ट्री का एक्सपी का मतलब यह है कि आपको एक्सपी दिमाग में रखना है, क्योंकि एक्सपी की सारी चीजें इसमें लगेंगी। बस ध्यान रखना है ये बहुत बड़े इंडस्ट्रीज पे लगती हैं, बहुत बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपका एडोब हो गया, गूगल हो गया, इस तरीके के एनवायरमेंट में ये लगेगा। तो जोशुआ साहब है यहाँ पर आप देख रहे हैं, इन्होंने इंडस्ट्रियल एक्सपी को इस तरीके से बताया था कि एक ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है, एक्सपी से ही बन के ये आगे बढ़ा है। बेसिकली क्या है कि जो एक्सपी का एक अप्रोच है उसी को यहां से फॉलो किया गया है कि भाई कस्टमर का ध्यान दिया जाए, कस्टमर से बात की जाए, क्योंकि यूजर स्टोरीज लिखी जाती है, उसमें टेस्ट ड्रिवन यूनिट टेस्ट लिखे जाते हैं इससे पहले कि आप कोड लिखे। तो आईएक्सपी जो है इंडस्ट्रियल एक्सपी, ये बेसिकली बड़े मैनेजमेंट के लिए रखा जाता है, क्योंकि ओरिजिनल एक्सपी बहुत सक्सेस हुई और एजाइल की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा चलने वाली वही है। तो इसकी सारी प्रैक्टिसेस को थोड़ा सा आगे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए बढ़ाया गया। तो आईएक्सपी में जो 6 नई प्रैक्टिसेस है बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसमें क्या क्या आता है आपको ध्यान रखना है। एक्सपी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप आईएक्सपी समझ पाएंगे। उस एक्सपी के ऊपर ये चीज बता रहा हूं मैं। पहली चीज है रेडीनेस असेसमेंट। यहां पर ये होता है कि जितने भी मेंबर्स हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं, स्टेक होल्डर्स है, जो डेवलप कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट है, उन सबको आपको ऑन बोर्ड लेना है, सबको एक साथ लेना है और ये ध्यान देना है कि क्या क्या स्किल आपके पास है और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को करने के लिए हमें क्या क्या स्किल्स चाहिए, क्योंकि इसके लिए हायर करने पड़ेंगे, उसके लिए हमको लोग चाहिए होंगे। प्रोजेक्ट कम्युनिटी का मतलब ये होता है कि क्या सही लोग, सही स्किल वाले, अगर मैं एक हार्डवेयर इंजीनियर को ले आऊं और उससे बोलूं को सॉफ्टवेयर बनाए तो वो नहीं बना पाएगा, उसने आसानी से नहीं बना पाएगा। अगर ये हार्डवेयर इंजीनियर आप लाते हैं मान लीजिए एफपीजीए के लिए, तो आपको जरूरी है कि आप उसको ट्रेन करें। तो यहां पर ट्रेनिंग की बात भी हो रही है, ये प्रोजेक्ट कम्युनिटी में आता है। इसमें प्रोजेक्ट चार्टरिंग, पहले ये है कि भाई अब हम एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, मान लीजिए गूगल के बारे में बात करें। गूगल ने एक प्रोजेक्ट लिया, पहले ये तो पता करना पड़ेगा ये प्रोजेक्ट लेने के बाद गूगल वाकई में अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। गूगल के बारे में बात कर रहा हूं मैं, मतलब आप पहले आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा एज ए ऑर्गेनाइजेशन कि क्या मैं प्रोजेक्ट ये सही ले रहा हूं, क्या मुझे प्रोजेक्ट लेने की जरूरत भी है। टेस्ट ड्रिवन मैनेजमेंट, यहां पर टेस्ट का मतलब ये कह रहे हैं कि डेस्टिनेशन, मतलब हमको पहुंचना है, ये डेस्टिनेशन पे ये सारे काम हो जाने चाहिए। बेसिकली माइलस्टोन के बारे में बात हो रही है। यहां पर एक रेट्रोस्पेक्टिव होता है, जब भी आप कोई चीज बनाते हैं तो कोई रिव्यू होना चाहिए। तो हमने टेक्निकल रिव्यू के बारे में बात की, हमने टेस्टिंग के बारे में बात की। यहां पर जो रिव्यू हो रहा है बकायदा स्पेशलाइज्ड टेक्निकल रिव्यू होता है, जिसको रेट्रोस्पेक्टिव कहा जाता है। जब भी एक डिलीवरी होगी सॉफ्टवेयर कहे इंक्रीमेंट की या सॉफ्टवेयर डिलीवरी होगी एक पार्ट की, तो उसका बकायदा रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि टेक्निकल रिव्यू होगा। और कॉन्टिन्यूअस लर्निंग का मतलब ये है कि जो टीम है, क्योंकि यहां बहुत बड़ी टीम के बारे में बात हो रही है, इनको अच्छे से पढ़ाना, समझाना, ट्रेनिंग देना, ताकि ये अच्छे प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सके। यही आपका इंडस्ट्रियल एक्सपी में आता है। एजाइल सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है। एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, यानी कि एक मेथोडोलॉजी है जिसको बहुत सारे मेथड फॉलो करते हैं। इसमें सबसे पॉपुलर तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। 4 और एजाइल मेथोडोलॉजी को फॉलो करने वाले तरीके हैं, जिसमें स्क्रम है, डीएसएसडी है, एजाइल मॉडलिंग एएम, एजाइल यूनिफाइड प्रोसेस यानी कि एयूपी। तो एक एक करके हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। स्क्रम एजाइल डेवलपमेंट का एक तरीका है, यानी एजाइल डेवलपमेंट एक पैराडाइम है और उसके अंतर्गत स्क्रम उसका एक तरीका है। जो स्क्रम है ये आया है रग्बी से, ये जो शब्द आया है ये रग्बी से आया है। इसमें 2 टीम्स एक कॉमन गोल के लिए काम करती है, यानी कि यहां ये फाइट हो रही है और उसके बाद यहां से एक बॉल मिलती है। बॉल के बाद यहां पर जिसको बॉल मिलती है वो दौड़ लगाता है, उसे स्प्रिंट कहते हैं। और उसके बाद वो जैसे ही फाइनल लाइन पे पहुंच जाता है, ये टीम इसको हेल्प करेगी, दूसरी टीम उसे रोकेगी। बॉल अगर पहुंच गई वहां तक तो उसे कहते हैं कि भाई वो पॉइंट मिल जाता है। तो यहां पर भी कॉमन गोल के लिए काम हो रहा है। कॉमन गोल क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो यहां पर स्क्रम रग्बी से आया है और ये एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक तरीका है, जिसकी सोच, जिसका आइडिया दिया था जेफ सुदरलैंड साहब ने 1990 दशक की बात में कर रहा हूं।
और इस पे बहुत ज्यादा काम किया है, इस पे और डेवलप किया है श्वाबर और बीडल साहब ने। ये दोनों साहब जो आप देख रहे हैं, इन्होंने इस पे काफी काम किया। ध्यान रखिए, जो भी हम SDLC की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसकी कुछ फ्रेमवर्क एक्टिविटीज होती है, यानी कि ढांचागत गतिविधियां होती है जो होनी ही होनी है। स्क्रम भी इससे अछूता नहीं है। इसमें भी आपका रिक्वायरमेंट होगी, पहले जरूरतें यूजर से ली जाएंगी, फिर एनालिसिस होगा, फिर डिजाइन किया जाएगा, फिर एवोल्यूशन होगा, फिर डिलीवरी होगी। ये सारे फ्रेमवर्क एक्टिविटीज में होनी ही होनी है। लेकिन हर एक जो फ्रेमवर्क एक्टिविटी है, इसमें कुछ काम होंगे जिसको हम वर्क टास्क कहते हैं, और इसके अंदर प्रोसेस पैटर्न के तहत काम होगा। ये जो प्रोसेस पैटर्न है, इसी को हम स्प्रिंट कहते हैं। बेसिकली जैसी काम मिलता है, यानी कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट आई, आपने दौड़ लगा दी, इसी को हम स्प्रिंट कहते हैं। स्प्रिंट का शाब्दिक अर्थ होता है दौड़ लगाना, बहुत तेज भागना। जो भी काम हो रहा है स्प्रिंट में बिल्कुल डिफाइंड है, लेकिन इसको बीच बीच में परिवर्तित कर सकती है आपकी स्क्रम टीम। जो टीम होगी वो इसमें तब्दीली कर सकती है। जो स्क्रम है, जैसे मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर के कुछ पैटर्न होते हैं, प्रोसेस पैटर्न होते हैं। प्रोसेस पैटर्न मतलब वो तरीके जो आपको नोन है, उसको आप फॉलो करेंगे। तो स्क्रम वहां यूज होता है जहां पर टाइमलाइन बहुत टाइट है, यानी कि मान लीजिए केवल आपको 1 साल में काम करना है या 6 महीने में काम करना है, तब आप स्क्रम का यूज करेंगे। जब रिक्वायरमेंट्स एकदम चेंज हो रही है, यूजर आपको 1 साल का काम देता है, 2 महीने में आके कहता है कि साहब ये और चेंज कर दो, 4 महीने में आके कहता है ये भी इसमें ऐड कर दो, तो चेंज हो रही है रिक्वायरमेंट, यूजर की जरूरतें या फिर फंक्शनैलिटी चेंज हो रही है। और बिजनेस बड़ा क्रिटिकल है, अगर मार्केट में आप नहीं उतारेंगे सही तरीके से सही टाइम पे, तो उसका बिजनेस फेल हो जाएगा। हर एक प्रोसेस पैटर्न में कुछ काम होते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रोसेस पैटर्न हम देख चुके हैं। प्रोसेस पैटर्न वो होते हैं जो एक प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करते हैं, जो ऑलरेडी वेरीफाइड है। तो प्रोसेस पैटर्न काम करने का जो तरीका है, स्क्रम में शुरुआत होती है बैकलॉग से। आप यहां पर देखिए, एक प्रोडक्ट बैकलॉग दिख रहा है आपको। तो यहां पर क्या होता है कि कस्टमर, अगर मान लीजिए ये कस्टमर है, उसने आपको एक रिक्वायरमेंट दी है, ये 1 2 3 4 ऐसे करके रिक्वायरमेंट है। इसी को बैकलॉग कह रहे हैं, और ये प्रायोरिटी के हिसाब से वो कहता है कि मुझे सबसे पहले ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए। तो जो उसकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे ये फीचर्स चाहिए अपने सॉफ्टवेयर या फिर ऐप या फिर वेबसाइट में, इसको हम बैकलॉग कहते हैं। अब कोई भी यूजर का, जैसे मैंने कहा चेंजिंग रिक्वायरमेंट है, यूजर कभी भी इसमें ये जोड़ सकता है कि साहब मुझे ये और चाहिए। इसी तरीके से बैकलॉग में रिक्वायरमेंट जोड़ी जा सकती है, और यहीं से चेंज आता है, क्योंकि चेंजिंग एनवायरमेंट, एजाइल का मतलब ये होता है कि चेंज वेलकम है, परिवर्तन वेलकम है। अब प्रोडक्ट मैनेजर जो है वो ये देखेगा कि भाई ये, क्योंकि ये तो यूजर ने दिया है, वो देखेगा कि इस बैकलॉग में क्या क्या है। यहां पर प्रोजेक्ट मैनेजर यानी कि पीएम की बात कर ले, वो देखेगा क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है और क्या क्या प्रायोरिटी है, और उस हिसाब से वो असेस करेगा कि मुझे लगता है कि यूजर ने तो ये दिया है, लेकिन ये ज्यादा प्रायोरिटी वाला काम है मेरे सॉफ्टवेयर बनाने के हिसाब से। अब बैकलॉग की बात हो गई, यानी कि वो एक लिस्ट है रिक्वायरमेंट की, बस इतना समझिए। अब स्प्रिंट्स होगी। स्प्रिंट मतलब होती है दौड़। दौड़ कैसी होती है? यहां पर स्क्रम में नॉर्मली 30 दिन का समय लिया जाता है एक स्प्रिंट के लिए। मतलब एक दौड़, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो दौड़ हो रही है, जो रन हो रहा है, वो तकरीबन 30 दिन का होता है। तो अब यहां पर क्या है कि ये रिक्वायरमेंट है आपकी। इस रिक्वायरमेंट में जैसे मान लीजिए 1 से 50 है, तो यहां से 3 उठा ली गई, ये 3 रिक्वायरमेंट उठा ली गई, और ये मान के चला गया कि भाई ये, क्योंकि आइडिया है प्रोडक्ट मैनेजर प्रोडक्ट लीडर को, इनको पता है कि 30 दिन में हो जाएगी, इनको ले लिया गया। अब इसमें जब ये 3 रिक्वायरमेंट पे काम हो रहा है, तो इसमें अब आगे इस 30 दिन में जब ये कंप्लीट होंगी, रिक्वायरमेंट पूरी की जाएंगी, कोड की जाएंगी, इसको टेस्ट किया जाएगा, तब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से ध्यान रखिएगा कि चेंज इस समय नहीं आएगा। मतलब इन 3 में आप बीच में चेंज नहीं कर सकते 30 दिन तक जो काम हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि 30 दिन के लिए टीम काम कर रही है। 30 दिन का 45 दिन भी हो सकता है, 25 दिन भी हो सकता है, एक नॉर्मल 30 दिन एक हमने एवरेज टाइम लिया है। इसमें जब टीम काम कर रही है, तब ये शॉर्ट टर्म है लेकिन स्टेबल है, क्योंकि रिक्वायरमेंट इस समय चेंज नहीं हो रही है। अब होगी स्क्रम मीटिंग। स्क्रम मीटिंग का मतलब यह होता है कि चाय पे चर्चा। ये शॉर्ट मीटिंग होती है, 5, 10, 15 मिनट की हो सकती है, और ये स्क्रम की जो पूरी टीम है वो मिलती है, और यहां पर सवाल जवाब होते हैं। सवाल जवाब आपस में, क्योंकि सब एक बराबर तरीके से बात करते हैं, उनसे पूछा जाता है कि जो लास्ट मीटिंग थी, मतलब जो कल की मीटिंग थी, उससे एक्स्ट्रा आपने क्या काम किया है, मतलब क्या क्या काम किया है, आपको उस काम में क्या क्या तकलीफें आई हैं, और इस तकलीफों को कैसे दूर किया जा सकता है, इसमें बात होगी। और अब जो कल मीटिंग होने वाली है, मतलब जैसे आज मीटिंग हो रही है, तो कल क्या किया आपने, और आगे कल, मतलब आने वाले कल में आप क्या करने वाले हैं। तो यहां स्क्रम मीटिंग का पूरा एक तरीका है, लेकिन बहुत कैजुअल मीटिंग होती है। इसके बाद यहां पर एक स्क्रम मास्टर है, वो मीटिंग में एक तरीके से चेयर पर्सन का काम करता है, और ये देखता है कि जो हमने 3 सवाल पूछे हैं उसके क्या रिस्पॉन्सेज आते हैं।
अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने का भी यहीं पे डिस्कशन होता है, क्योंकि एक आदमी की प्रॉब्लम दूसरा ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरीके से यहां पर क्या होता है कि जितनी जो प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप बताएंगे नहीं तो प्रॉब्लम कैसे पता चलेगी? डॉक्टर के पास जाके भी बताते हैं ना कि सर मेरे पेट में दर्द होता है, ये तो नहीं बोलते कि सर मैं आया हूं प्रॉब्लम आप सॉल्व करो, मैं बताऊंगा नहीं। तो प्रॉब्लम यहां पर डिस्कस होती है, उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाता है ताकि प्रॉब्लम आगे ना बढ़े। ये जो डेली मीटिंग है इसको नॉलेज सोशलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि यहां पर आप काम के बारे में बात कर रहे हैं, और इसीलिए ये सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा फैक्टर है स्क्रम में। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम ये होती है जो अपने आप डिसाइड करती है और आपस में बड़ी बहुत अच्छे से जेल रहती है, यानी मिक्स्ड रहती है। अब ये काम हो गया, अब डेमोज होंगे, यानी कि स्प्रिंट हो गई, 30 दिन बाद मान लीजिए 45 दिन बाद एक आपका प्रोडक्ट आ गया, आपने डेवलप कर लिया, इसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट। अब इसको यूजर को दिया जाता है, यूजर इसे इवैल्यूएट करेगा और फिर आपको वो फीडबैक देगा कि इसमें ये चीज कमी है या बहुत अच्छा हो गया, अब आगे काम करिए। ध्यान रखिएगा कि जो सारी फंक्शनैलिटी है, मैंने पूरी लिस्ट बताई थी ना 1 से 50 तक की, वो पूरी जरूरी नहीं है इसमें हो सकता है केवल 3 ही हो सकता है केवल 30 ही हो, लेकिन ये टाइम बॉक्स में 1 महीने में यूजर को मिल गई, ये एक अच्छी बात है। तो स्क्रम जो है वो एक अजाइल डेवलपमेंट का तरीका है जो टाइट शेड्यूल होते हैं वहां पर काम होता है। ये एक प्रोसेस पैटर्न फॉलो करता है जिसमें बैकलॉग यानी कि रिक्वायरमेंट ली जाती है, उसके हिसाब से यहां स्प्रिंट लगाई जाती है, दौड़ लगाई जाती है, और उसके बाद दौड़ लगाने के बाद इसके डेमोज, इसके बीच में मीटिंग्स भी होती हैं और फिर डेमोज यूजर को दे दिए जाते हैं। तो ये पूरा स्क्रम का तरीका है। डायनेमिक सिस्टम्स डेवलपमेंट मेथड, ये भी एक एजाइल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी का एक तरीका है। तो DSDM एक अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का तरीका है। इसमें मेन चीज जो आती है वो है आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, लेकिन शेड्यूल बहुत टाइट है, बहुत ज्यादा टाइट शेड्यूल है। और टाइट शेड्यूल का मतलब हो सकता है आपको 6 महीने में सॉफ्टवेयर बना के देना पड़े, 1 साल में सॉफ्टवेयर बना के देना पड़े। तो ये जो DSDM है ये फॉलो करता है इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइपिंग। ध्यान रखिएगा, ये इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइपिंग का मतलब ये है कि एक प्रोटोटाइप बनाया, यूजर को दिया, उसके बाद अगला प्रोटोटाइप दिया, वो कुछ एक्स्ट्रा होगा, इंक्रीमेंटल होगा। कहने का मतलब कि अगर आपके पास 50 रिक्वायरमेंट है, पहले प्रोटोटाइप में आपने 10 रिक्वायरमेंट दी और यूजर को दी, उसने इवैल्यूएट किया, उसके बाद जो अगला प्रोटोटाइप आप बना के देंगे वो इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइप होगा, यानी कि इसमें 15 फंक्शनैलिटी 20 फंक्शनैलिटी ऐसे होगी। ध्यान रहे कि ये कंट्रोल्ड प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट में काम करता है, पेरेटो प्रिंसिपल पे काम करता है। अगर आपको DSDM कोई भी पूछे या आपको लिखना हो तो इसमें पेरेटो प्रिंसिपल का आपको जरूर जिक्र करना पड़ेगा। यहां पर क्या है कि अगर आप 20% एफर्ट करें तो आप 80% काम कर सकते हैं। केवल 20% एफर्ट करने पर 80% काम हो सकता है। एक और चीज ये है, DSDM और ट्रेडिशनल अप्रोच में जो डिफरेंस है वो यहां आता है कि ट्रेडिशनल अप्रोच में ये काम है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, हमने वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल, ये सब देखी। इसमें जो भी यूजर की रिक्वायरमेंट है उसको करना जरूरी है, और समय और कॉस्ट ये थोड़ा सा लैडर में नीचे आता है। यहां पर DSDM में टाइम और कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, टाइम बहुत फिक्स्ड है, कॉस्ट भी आपको बिल्कुल ओवररन नहीं करनी है, और फीचर हम देते रहेंगे क्योंकि फीचर यूजर या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम तो ये काम कर ही रही है। पेरेटो प्रिंसिपल का यहां पर उपयोग होता है। DSDM एक इटरेटिव प्रोसेस है, यानी कि हर एक इटरेशन 80% रूल फॉलो करेगी। कहने का मतलब ये आपका पहला प्रोटोटाइप है, इसमें आपको 10 रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, आप 8 रिक्वायरमेंट पूरी करके भी आप नेक्स्ट इंक्रीमेंट में जा सकते हैं। हो गया ना, 80% कर दिया आपने इसमें, और आप दूसरे में जा सकते हैं। तो इसी को हम नेक्स्ट इंक्रीमेंट में जाना कहते हैं। कहने का मतलब इतना काम कर लें जिससे हम नेक्स्ट इंक्रीमेंट में जा सके। बाकी कब होगा? क्योंकि अब जैसे ही हम ये 8 रिक्वायरमेंट पूरी करके देंगे, यूजर कुछ बताएगा आपको, और उसके हिसाब से हम अगला इंक्रीमेंट प्लान कर सकते हैं, उस पर भी हम पेरेटो प्रिंसिपल लगाएंगे। तो जो DSDM यानी कि डायनेमिक सिस्टम डेवलपमेंट मेथड का कंसोर्शियम है, उन्होंने एक DSDM की लाइफ साइकिल बताई है कि कैसे क्या काम होने वाला है। ये जो लाइफ साइकिल है, हम जानते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, या फिर हमारे जो सारे लाइफ साइकिल्स हैं उसमें हम कम्युनिकेशन से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद हम प्लानिंग करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, बाद में हम डिप्लॉयमेंट करते हैं। ये एक नॉर्मल लाइफ साइकिल का तरीका है। DSDM में शुरुआत होती है फिजिबिलिटी स्टडी से। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब यह होता है कि हमको जानना है कि क्या क्या हमारे रिक्वायरमेंट है, यूजर क्या क्या रिक्वायरमेंट दे रहा है, और क्या क्या काम करने में हमको कंस्ट्रेंट्स है कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। ये सब कंस्ट्रेंट्स हमारे पास फिजिबिलिटी स्टडी में आते हैं कि इसको करने से क्या फायदे है, क्या नुकसान है, करना है नहीं करना है, करना है तो कैसे करना है। और उसके बाद यहां पर आता है दूसरा, वो है बिजनेस स्टडी।
यहां पर जो रिक्वायरमेंट मिली है उसमें फंक्शनल और नॉन फंक्शनल में जैसे आता है परफॉर्मेंस कितना होना चाहिए, फंक्शनल में आता है कि भाई ये बटन पे क्या लिखा होना चाहिए, इस बटन से क्या काम होगा, इमेज क्लीन करनी है, इमेज को रोटेट करना है, ऐसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको। अब जो इटरेटिव साइकिल से मैंने आपसे कहा ना कि हर बार एक इटरेशन होगा और हर बार इटरेशन के बाद एक प्रोटोटाइप आप जनरेट करेंगे। तो ये जो इटरेशन, हर एक इटरेशन होगा, 3 टाइप के हो सकते हैं, 3 तरीके हो सकते हैं इसमें। पहला जो है वो है फंक्शनल मॉडल इटरेशन। यहां पर क्या होगा कि आप एक प्रोटोटाइप बनाएंगे जो कि इंक्रीमेंटल होगा, अगर पहले बना चुके हैं तो पहला होगा, पहला बना रहे तो पहला होगा, उसके बाद जो दूसरा होगा वो पहले वाले का इंक्रीमेंट होगा, कुछ एडेड होगा, कुछ बढ़ोतरी होगी। अब इसको आप यूजर के समक्ष रख देंगे, यूजर इसे देखेगा, है ना। बेसिकली ये बनाने का तरीका, जो फंक्शनल मॉडल इटरेशन का जो मेन काम है वो ये है कि यूजर से आपको इनपुट लेना है, रिक्वायरमेंट, एडिशनल रिक्वायरमेंट लेना है। उसके बाद दूसरा जो होगा वो है डिजाइन एंड बिल्ड इटरेशन, मतलब दूसरा जो इटरेशन होगा, दूसरा जो चक्र चलेगा वो है डिजाइन और बिल्ड इटरेशन। इसमें क्या होगा कि यहां जो फंक्शनल के समय जो चीज बनाई गई है ना, उसको रिविजिट करेंगे, ताकि आप ये देखेंगे कि भाई जो यूजर ने बताया वो चीज इनकॉर्पोरेट हो गई कि नहीं हो गई, आ गई कि नहीं आ गई। फाइनली होगा इंप्लीमेंटेशन। इसमें क्या है कि अभी आपका एक आपके पास इंक्रीमेंट है आपका, क्योंकि प्रोटोटाइप टाइप इंक्रीमेंट चल रहा है, इसको आप एक्चुअल एनवायरमेंट में लाएंगे जहां पर ये काम करने वाला है, इसे प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन कहते हैं। तो ये है डीएसडीएम। अगर पूरी तौर पे समझाऊं तो इसमें मेन चीज ये है, टाइट शेड्यूल में काम करना है और पेरेटो प्रिंसिपल का इसमें इंप्लीमेंटेशन होता है, और ये फिजिबिलिटी स्टडी, बिजनेस स्टडी इसकी डीएसडीएम लाइफ साइकिल में आता है, और इटरेटिव साइकिल में फंक्शनल मॉडल, डिजाइन एंड बिल्ड और इंप्लीमेंटेशन आता है। ध्यान रहे कि इंक्रीमेंट 100% कंप्लीट ना हो तो भी चलेगा, 10 में से 8 भी चलेगा, और यहां पर जो भी चेंजेस आ रहे हैं हर एक इंक्रीमेंट में आपको वो जोड़ते रहने हैं। जब भी आप ये काम कर रहे हैं, जो डीएसडीएम डेवलपमेंट वर्क है, वो आप, क्योंकि आप हर एक इटरेशन एक्टिविटी में जो फंक्शनल मॉडल मैंने जो पहला बताया आपको एक्टिविटी, उसमें आप दोबारा जा सकते हैं, मतलब क्योंकि आपके पास जैसी रिक्वायरमेंट आएगी आपको दोबारा उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। एजाइल मॉडलिंग, इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि एजाइल मॉडलिंग के क्या तरीके हो सकते हैं। होता यह है, कई बार हम एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर टीम, बहुत बड़े बड़े हमको सॉफ्टवेयर बनाने होते हैं, कई ऐसे सिस्टम्स बनाने होते हैं जो उस बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट में किसी मॉडल को उतारना या फॉलो करना, वहां पर कुछ दिक्कतें हो सकती है, खासतौर पे उस मॉडल को मैनेज करना, क्योंकि मॉडल तो बहुत सारे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग एक मॉडल है, स्क्रम एक मॉडल है, ऐसे डीएसडीएम है, ऐसे तमाम तरीके के मॉडल लोगों ने बताए हैं और ये लोग यूज करते हैं। तो क्या ऐसा कोई एजाइल अप्रोच है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मॉडलिंग में जो हमें फायदा दे सके, हम इसको अच्छी तरीके से इसमें फलीभूत कर सकें, लगा सकें? देखिए, एएम तो आपको वैसे ही बताता है, एजाइल मॉडलिंग के बारे में हमने इतना जितना समझा है वो आपको बेसिक प्रिंसिपल तो बताता है कि स्क्रम में क्या होता है, फटाफट काम करना है, 30 दिन में काम करना है, मीटिंग करनी है। एक्सपी बोलता है कि भाई यूजर स्टोरीज बनाइए, उसको दिखाइए, फिर उसके बाद उस पर फीडबैक पे काम करिए। तो तमाम तरीके की चीज इसमें बताई गई है। लेकिन एजाइल मॉडलिंग क्या बोलती है आपको, वो ये कहती है कि अगर आप एजाइल मॉडलिंग यूज करते हैं तो पहली चीज तो यह है, आपको मॉडल विद अ पर्पस। इसका मतलब यह है कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं, आपका एम क्या है। बेसिकली आप ये जानना चाहते हैं कि आप यूजर के लिए बना रहे हैं, और जिस यूजर के बना रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जिस तरीके का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हो सकता है बैंकिंग बना रहे हो, वो बिल्कुल अलग होगा अगर आप कम्युनिकेशन वाला सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको मॉडलिंग इसमें करनी पड़ेगी। दूसरा है यूज मल्टीपल मॉडल्स। जैसे अभी मैंने आपको 2-4 मॉडलों के नाम बताए, अब कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं है वो दोनों आपको देखना है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक ही मॉडल से चलें, आप मॉडलों को कंबाइन भी कर सकते हैं। यूज मल्टीपल मॉडल। ट्रैवल लाइट, उन केवल जैसे आपने मॉडल डिसाइड कर लिया, अब जरूरी नहीं है कि किसी ने कहा कि भाई स्क्रम में यही काम होना है, आप स्क्रम में एक्सपी क्यों नहीं डाल सकते? एक्सपी के आप ऑप्शन डाल सकते हैं इसमें। तो कंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिप्रेजेंटेशन। देखिए, एक ऐसा मॉडल आपने बता दिया कि भाई ये सारे फॉलो हमको करने हैं, लेकिन वो सही रिजल्ट नहीं दे रहा। हाँ, आपने थोड़ा लूज कर दिया उसको, और आपके ऑडियंस को, आपके जो स्टेक होल्डर है उनको उससे फायदा दिख रहा है, तो बेटर ये है उसी को फॉलो करें। एंड नो द मॉडल्स एंड टूल्स यू यूज टू क्रिएट देम। हर एक मॉडल की क्या अच्छाइयां, क्या बुराइयां, किस समय उसको यूज किया जाता है, नहीं यूज किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे मैंने आपसे कहा, क्योंकि एजिलिटी का मतलब ही फ्लेक्सिबिलिटी है, तो मॉडल्स में भी फ्लेक्सिबिलिटी क्यों ना की जाए।
एजाइल यूनिफाइड प्रोसेस। देखिए, हम ऑलरेडी यूनिफाइड प्रोसेस के बारे में बात कर चुके हैं। उसमें इंसेप्शन, इलैबोरेशन, कंस्ट्रक्शन, ट्रांजिशन, ये 4 फेजेस होते थे। हमने इसमें बात की थी कि जो फेजेस हैं, जैसे वाटरफॉल मॉडल में हम अगर आप फ्रेमवर्क एक्टिविटी ले लें तो कम्युनिकेशन से लेकर डिप्लॉयमेंट तक ये सीरियली चलता है। कोई भी, जैसे कम्युनिकेशन के साथ मॉडलिंग, मॉडलिंग के साथ प्लानिंग, प्लानिंग के साथ आपका कंस्ट्रक्शन, ये साथ नहीं चलता है। इसमें बताया गया था यूनिफाइड में कि भाई आप एक साथ 2 काम कर सकते हैं या मल्टीपल कॉन्करेंटली काम करते हैं, स्टैगर्ड कॉन्करेंसी में काम कर सकते हैं। और हर एक जैसे जो फेज है इसमें आप मल्टीपल इटरेशंस डाल सकते हैं, ऐसे इटरेशंस हो सकते हैं जिससे रिजल्ट आएगा। जैसे आप कंस्ट्रक्शन फेज में देखिए C1 C2 करके 2 इटरेशंस है, 2 बार आप इसको चला सकते हैं। और हर बार आप ये जो एक्टिविटी है, मॉडल, इंप्लीमेंटेशन, टेस्ट, डिप्लॉयमेंट, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, ये जो मैंने आपको बताया वो भी चलती रहेंगी साथ में। तो ये एक यूनिफाइड प्रोसेस था। ऐसी रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस बनाया गया। एजाइल यूनिफाइड प्रोसेस का मतलब ये है कि आप यूनिफाइड प्रोसेस के साथ आप एजिलिटी जोड़ दीजिए, क्योंकि ये तो एक टाइम कंज्यूमिंग कह सकते हैं या एक फॉलो करने का तरीका है, लेकिन इसमें एजिलिटी अगर आप डाल देंगे या फ्लेक्सिबिलिटी डाल देंगे, फास्ट फॉरवर्ड काम करेंगे, तो उसको एजाइल यूनिफाइड प्रोसेस कहते हैं। तो एजाइल यूनिफाइड प्रोसेस का मतलब यह है सीरियल इन लार्ज, मतलब जब आप काम कर रहे हैं तो आप सीरियली चलेंगे। सीरियली में क्या क्या होगा? इंसेप्शन होगा, इलैबोरेशन होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, ट्रांजिशन होगा, ये सारे फेजेस इसमें चलेंगे। लेकिन जब आप इस पोजीशन पे होंगे तो यहां आप इटरेटिव काम करेंगे, और इसी को इटरेटिव इन स्मॉल कह रहे हैं। सीरियल इन लार्ज, पूरे प्रोजेक्ट को जब बड़े तौर पे देखेंगे तो वो सीरियली ये वाले फेजेस फॉलो करेगा। लेकिन जब आप एक पॉइंट पे होंगे तो वहां पर आप इटरेशन का काम करेंगे, बार बार चीजें प्रोड्यूस करेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम पता चले। तो जैसे यूपी के फेज थे यूनिफाइड प्रोसेस के, जैसे मैंने आपको बताया, इंसेप्शन, इलैबोरेशन, कंस्ट्रक्शन, ट्रांजिशन, ये तो थे ही थे। यहां पर जो एजाइल यूनिफाइड प्रोसेस है, ये तरीका अपनाता है, ये कोशिश करता है सीरियल ओवरले। कहने का मतलब ये है कि जो लीनियर तरीका है इसमें आपके हर पॉइंट पे एजिलिटी डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हर एक एक्टिविटी, जैसे मैंने बताया कि ये जो सीरियल काम कर रहे हैं, इसमें हम एजिलिटी डालने की, एजिलिटी पाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यूजर को हमको सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट देने हैं, कोई ना कोई प्रोडक्ट देना है जो ऑपरेशनल हो और फटाफट उसका डेवलपमेंट होना चाहिए और उसका फटाफट फीडबैक मिलना चाहिए और दूसरे इंक्रीमेंट पे आपको बढ़ना है। तो एजाइल यूनिफाइड प्रोसेस, यहां पर जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो एक्टिविटी होती है उसमें क्या किया जाएगा। यूनिफाइड प्रोसेस में तो हमें पता है, एजाइल यूनिफाइड प्रोसेस में जो मॉडल से लेकर एनवायरनमेंट है वो क्या करता है, वो हमें समझना पड़ेगा। यहां पर मॉडलिंग का मतलब यह है कि आप यूएमएल, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के तहत बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। जैसे यूज केस मॉडलिंग, यूज केस बनाएंगे, आप डिजाइन करेंगे मॉडलिंग में, आप सीक्वेंस डायग्राम बना सकते हैं, ये सारी चीजें बनेंगे। बेसिकली आपको जो प्रॉब्लम है उसको समझना है और वो इस तरीके से बनाना है कि आप और यूजर दोनों समझ सकें, ये मॉडलिंग हो गई। बट अब इतने सारे, जैसे पहले 9 डायग्राम थे, फिर 13 हो गए, आज तमाम तरीके के यूएमएल डायग्राम्स अवेलेबल है। अब ये सब बनाना आपने शुरू कर दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। एजाइल जब जुड़ जाता है यूनिफाइड प्रोसेस के साथ तो ये कहता है कि जस्ट बेयरली गुड इनफ, इतना बना दीजिए जितना जरूरी हो, आपको सारे बनाने की जरूरत नहीं है, उतना बनाइए जो जरूरी हो या जब को लगता है जहां पर मुझे मॉडलिंग की जरूरत है। अब यहां जब इंप्लीमेंटेशन की बात ये आती है कि जो मॉडल्स आपने बनाए बेयरली, मतलब जो थोड़े बहुत मॉडल बना दिए हैं, इनको आपको सोर्स कोड में तब्दील करना है, यानी कि वाकई में इसको कोड करना है। अब इसकी टेस्टिंग करनी है। आपको याद है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में क्या बात की थी हमने, जो टीम है वो बनाएगी, और आपको याद है कि वहां बहुत ही हल्का डिजाइन या फिर कहें कि केवल सीआरसी पे काम हो रहा था। तो यहां पर क्या है कि जो सोर्स कोड बनाएंगे, फटाफट सोर्स कोड बनाए जाएंगे और उसको फटाफट टेस्टिंग की जाएगी ताकि हमको एरर पता लगे। एक तरीके से यूनिट टेस्टिंग और फटाफट उसकी रिग्रेशन टेस्टिंग या इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगी। डिप्लॉयमेंट की बात जहां पर आती है कि जैसे ही आपका काम तैयार हुआ, आप इसको यूजर को दे दीजिए, यूजर इसका आपको फीडबैक देगा और बताएगा क्या प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये वाली धारा है, इसमें यह कहा गया कि आपको यह पता करना पड़ेगा कि यूजर आपको चेंज बताएगा, क्योंकि यूजर यहां से चेंज बता रहा है। अब उसको चेंज को मैनेज करना है, परिवर्तन आपको लाने हैं, और जो भी रिस्क है, जो भी जोखिम है, इसको मैनेज करना है, रिस्क कम करने की कोशिश करनी है, और आपको यह भी देखना है कि प्रोडक्ट बनता रहे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये बेसिकली ये तय करता है कि प्रोसेस इस सीरियली क्या प्रोग्रेस हो रही है, और अगर टीम है आपस में कि उनका क्या काम चल रहा है, कोई टेस्टिंग टीम होगी, कोई डेवलपमेंट टीम होगी। एनवायरमेंट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। यहां पर क्या है कि आपको लोगों को जो काम कर रहे हैं उनको बकायदा टूल्स या उपकरण देने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट है वो बतानी पड़ेगी, और जो स्टैंडर्ड है, जैसे आपको कोई मान लीजिए मिश्रा स्टैंडर्ड फॉलो करना है, कोई और स्टैंडर्ड आपका खुद बनाया हुआ स्टैंडर्ड है वो फॉलो करना है, वो जो माहौल है वो आपको मैनेज करना होगा, उसका प्रबंधन करना होगा।
तो ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।